बिहार के पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लोग तो इकट्ठे हुए, अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद रहे, लेकिन मन लगता है जैसे मिले ही नहीं। बल्कि इस बैठक से विवाद कई तरह के और उत्पन्न हो गए। बीजेपी को जैसे इस बैठक के बहाने विपक्षियों पर हमलावर होने के कई सारे मौके मिल गए। मुद्दा तो ये भी उठा कि हिंदुत्व के रास्ते पर चलने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे कैसे बैठक में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बगल में जाकर बैठ गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बैठक में जगह को लेकर उन पर निशाना साधा, जिसका जवाब देने में भी उद्धव ठाकरे ने देर नहीं लगाई। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आपके साथ हैं वो पाक साफ हैं। आप जब महबूबा के साथ गए तब आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, हम आपके नकली हिंदुत्व का बुर्का फाड़ देंगे। इसके बाद फिर ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा नेताओं के साथ महबूबा की तस्वीरें लहराई और कहा कि उनकी पार्टी ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा मैं अपने परिवार को लेकर बहुत संवेदनशील हूँ, इतना नीचे नहीं गिरे। आपका भी एक परिवार है और आपके परिवार के बारे में व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हमने इसके बारे में बात करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अगर फडणवीस के परिवार के बारे में बात करनी है तो फडणवीस को शवासन करना पड़ेगा। यहाँ ठाकरे फडणवीस की पत्नी अमृता और संदिग्ध सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। ये बातचीत रिश्वत मांगने और अमृता फडणवीस से जबरन वसूली की कोशिश से संबंधित जयसिंघानी, अनिक्षा और चचेरे भाई निर्मल के खिलाफ आरोप पत्र का हिस्सा है। आरोप पत्र में अमृता और जयसिंघानी, अनिक्षा के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और संदेशों के कई स्क्रीनशॉट शामिल हैं। अब जब ठाकरे ने ये सब कहा तो फिर तो जैसे दोनों पक्षों के बीच में तू मैं शुरू हो गई। पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा वो उनका परिवार और भाजपा एक खुली किताब की तरह है। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा पटना में बैठक के बाद ठाकरे के खिलाफ शिवसेना विधायकों का विद्रोह सही साबित हो गया है। शिंदे ने ठाकरे पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा वो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, पीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ बैठे, जिनकी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने कटु आलोचना की थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने फिर यह भी कहा इन्हीं लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण अनुच्छेद 370 को हटाने और हिंदुत्व का विरोध किया। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत से पिछले साल ठाकरे के नेतृत्व वाली 3 दलों की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। वहीं अब आपको बता ये भी देते हैं कि आखिर इस तू मैं की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल शुक्रवार को बिहार के पटना में हुई महाबैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि उन्हें बताया गया कि पीडीपी के साथ भाजपा का गठबंधन इस शर्त पर था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया जाएगा। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा था कि विपक्षी दलों की बैठक केंद्र में नरेंद्र मोदी नीति सरकार को हटाने के लिए नहीं, बल्कि वंशवादी राजनीति को बचाने के लिए थी। फडणवीस के इसी बयान की आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, मैं जानबूझकर उनके बगल में बैठा था। वहीं शुक्रवार को बैठक के बाद शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला करार दिया। विपक्षी दलों की बैठक के एक दिन बाद महबूबा ने कहा कि उन्हें डर है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो पूरे देश का कहीं कश्मीरीकरण न हो जाए। खैर, अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि 23 जून की पटना में हुई बैठक से शुरू हुए विवाद का अंत कहां जाकर होता है और अंत में जिस मकसद के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया था उसका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। इस महाबैठक का पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षियों को कुछ फायदा मिलता भी है या नहीं। वैसे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में शुरू हुए इस नए विवाद पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। पहले तो मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहां आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता, अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी।
मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। Friends, uh, friends, leaders of 17 political parties across the country have met today. We discussed the current political situation in the country. We are of the view that the BJP rule for the past 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy, and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. The government headed by Ms. Modi has been shamelessly taking the side of big business houses, corporate houses, and people suffer. And in the process, they dismantle all the basic values of our constitution, basic values of our constitution. And they snatch away the powers of state governments, and the federal system of governance is under attack. In such a situation, the republic has to be reclaimed before it is lost. And in order to save the republic, reclaim the republic, we have all agreed and we are of the strong view that BJP has to be defeated in the forthcoming elections. BJP will have to be removed from power in the 2024 Lok Sabha elections. That is the only way to save the nation, save the constitution, save the democracy, save the secular fabric of our society. This is what we have all agreed. And